नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 का भूगोल, जिसमें आज अध्याय 4 है और अध्याय 4 का नाम है मित्रों उद्योग। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो मित्रों, जो उद्योग होता है उनका संबंध आर्थिक गतिविधि से होता है। इन उद्योगों से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, खनिज निकाले जा सकते हैं या उन उद्योगों से आप देख सकते हैं गाड़ी बनाए जा सकते हैं आदि सेवाओं की व्यवस्था संबंधित है। तो उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं मित्रों। तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब देखते हैं पहला, कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित होती है, खनिज आधारित, समुद्र आधारित एवं वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर मित्रों देख सकते हैं कि कृषि आधारित होता है। कृषि आधारित से आपके बहुत सारे कच्चे माल निकाले जाते हैं। खनिज आधारित होते हैं, समुद्र से बहुत सारे कच्चे माल उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि वनों से बहुत सारे कच्चे माल उत्पन्न किए जाते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, कृषि आधारित उद्योग। तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग में देखेंगे तो खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग होते हैं, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो मित्रों, जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं वो प्राथमिक उद्योग होते हैं और इनका जो उपयोग होता है मित्रों वो खनिज अयस्कों के रूप में, कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। जैसे देख सकते हैं मित्रों कि बहुत सारी जगहों से आपके लौह अयस्क निकाले जाते हैं जो कच्चा माल होता है और इनका उपयोग पुनः उसका लोहा बना करके पुनः हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में। तो मित्रों, जो देख सकते हैं कि जो लौह अयस्क होते हैं वह बहुत ही मूल्यवान होते हैं, जो कि इन्हीं से आप देख सकते हैं कि भारी मशीनें बनाई जाती हैं। भवन निर्माण में हम बहुत सारे लोहे का प्रयोग करते हैं। रेल जो बनाई जाती है वह लौह अयस्क से ही बनाई जाती है। तो इनका जो प्रयोग होता है मित्रों वह लौह अयस्कों के उत्पादन से ही किया जाता है। अब देखते हैं समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग सागरों, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य, तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग देखते हैं। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज बनाने में, औषध रसायन बनाने में, फर्नीचर बनाने में, भवन निर्माण, वनों से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो वन आधारित उद्योग होते हैं। अगला देखते हैं मित्रों कि आकार के आधार पर उद्योग। तो उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, अर्थात आप कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं, नियोजित लोगों की संख्या अर्थात उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, और उत्पादन की मात्रा अर्थात उस उद्योग में कितना उत्पादन हो रहा है। आकार के आधार पर उद्योगों के प्रकार देखते हैं। तो लघु आकार के उद्योग होते हैं और बृहद आकार के उद्योग होते हैं। तो लघु आकार के उद्योग देखते हैं मित्रों। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है, जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं। तो लघु आकार के जो उद्योग होते हैं मित्रों उसको कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग माने जाते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का जो निर्माण होता है वो हाथों से होता है। इसमें देख सकते हैं कि टोकरी की बुनाई करना, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो मतलब जो कि हाथ से जो भी निर्मित है मित्रों वो लघु आकार के उद्योग माने जाते हैं। बृहद आकार के उद्योग देखते हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो बृहद आकार के उद्योग में मित्रों बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वह बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, जैसे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं मित्रों उसमें अधिक से अधिक पैसे लगाए जाते हैं, उसमें मशीनीकरण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल जो बनाए जाते हैं, भारी मशीनें जो भी बनाई जाती हैं मित्रों वह मशीनीकरण अर्थात बृहद आकार के उद्योग में उत्पन्न किए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर देखते हैं।
तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा है राज्य स्वामित्व अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, चौथा है सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो मित्रों देख सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसका जो मालिक होता है अर्थात जो उसका संचालन करता है या तो एक व्यक्ति द्वारा होगा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसका स्वामित्व अर्थात जो मालिक होता है और उसका संचालन करता होता है वह सरकार होता है। जैसे देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे देख सकते हैं मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जैसे देख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। अब देखते हैं मित्रों कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो कच्चे माल की उपलब्धता। मित्रों कोई भी कंपनी जब खोली जाती है तो उसके आसपास कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। भूमि या अर्थात कंपनी को स्थापित करने के लिए भूमि की ज़रूरत होती है। जल की उपलब्धता होनी चाहिए। श्रमिकों की ज़रूरत होती है मित्रों काम करने के लिए, तो अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो अधिक से अधिक श्रमिक मिलने चाहिए वहाँ पे। बिजली होना चाहिए मित्रों वहाँ पे। पूंजी उसमें अधिक से अधिक निवेश किया जाए। परिवहन और बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, अन्यथा ये उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगला देखते हैं कि औद्योगिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। जैसे देख सकते हैं मुंबई पुणे समूह अर्थात मुंबई और पुणे जो समूह हैं मित्रों वो भारत के औद्योगिक प्रमुख क्षेत्र हैं। बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम औद्योगिक प्रदेश हैं। अब देखते हैं मित्रों औद्योगिक विपदा। उद्योगों में दुर्घटना अर्थात विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता के कारण या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण होता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे औद्योगिकपूर्ण दुर्घटना है। तो मित्रों भोपाल में जो गैस त्रयोदशी हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे हुई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिकपूर्ण दुर्घटना थी। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। तो मित्रों जो गैस त्रयोदशी हुई थी वह 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब देखते हैं मित्रों कि जोखिम काम करने के उपाय क्या हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना चाहिए। तो मित्रों जो घने बस्तियां होती हैं वह आवासीय क्षेत्र जो होते हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैला या खतरनाक पदार्थों के संरक्षण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग मित्रों ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आग है। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैला पदार्थों के भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग
काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग नया उभरता हुआ उद्योग है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस में लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, जापान में और रूस में लौह इस्पात उद्योग स्थित हैं। वस्त्र उद्योग देखा जाए मित्रों तो भारत में, हांगकांग में, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में स्थित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र हैं जो मित्रों वह मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित हैं। उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, लोहा इस्पात उद्योग। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो मित्रों जो एल्युमिनियम होता है, निकल होता है, तांबा जैसे जो अन्य धातुएं होती हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात मिला करके इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं। तो मित्रों जो देख सकते हैं इस्पात जो होते हैं वो आधुनिक युग का मेरुदंड कहलाता है और हमारे जीवन में मित्रों देख सकते हैं कि इस्पात अर्थात लोहा से अधिकतम वस्तुएं बनाई जा रही हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। तो मित्रों जो 1800 ईस्वी के पहले जो इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे वो वहाँ पर स्थापित किए गए जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सके, विद्युत की आपूर्ति हो सके वहाँ पर, और बहता जल जहाँ आसानी से उपलब्ध थे वहीं पर स्थापित किए गए थे। लेकिन जो बाद के उद्योग स्थापित किए गए मित्रों वह कोयला क्षेत्र के समीप और नहरों के और रेलवे स्टेशन के समीप स्थापित किए गए। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ा। तो मित्रों जो 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग जो स्थापित किए गए वो समुद्र पतन के निकट स्थापित किए गए। ऐसा इसलिए था मित्रों क्योंकि लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले हुए हैं। अब देखते हैं जमशेदपुर के बारे में। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जिसको टिस्को कहा गया था थी। यह निजी स्वामित्व में था। तो मित्रों 1947 से पहले भारत में एकमात्र इस्पात कारखाना जो था वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी जिसको टिस्को कहा गया था और यह निजी स्वामित्व में था। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो मित्रों झारखंड में स्वर्णरेखा जो नदी थी और खरकई नदी थी, इसी के संगम के समीप साक्ची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई और इसी साक्ची का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर पर स्थित था। तो मित्रों जो साक्ची था वो कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कारण बन गया, क्योंकि पहला कारण यह था कि यह बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर था। उसके साथ यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीक निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता था। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क मिलता था। चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है।
तो मित्रों जो टिस्को है वह झरिया से कोयला प्राप्त कर लेता है। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त कर लेता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। तो मित्रों जो जमशेदपुर है उनको खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से जल प्राप्त होता है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। अब देखते हैं पिट्सबर्ग के बारे में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। तो मित्रों जो पिट्सबर्ग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इसे कच्चा माल और कोयला पिट्सबर्ग से ही प्राप्त होता है, जबकि लौह अयस्क मिनीसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। मिनीसोटा की खान और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।